केमिकल काइनेटिक्स। इसके शुरू के जो एक एक लाइन है ना, वो आप प्लीज रीड कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ रीड कर लीजिए क्योंकि जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, क्या पता इसमें से कोई ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए। सिर्फ रीड करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि शुरू का जो पॉइंट है उसको साथ साथ में रीड करिए, और अगर कोई आपको पॉइंट लगता है इंपॉर्टेंट तो आप बस उसको अंडरलाइन कर ले। अगर मान लीजिए आपके पास पीडीएफ है तो आप उसी के अंदर उसी का जो पॉइंट है ना वो अपनी कॉपी में लिख ले। तो पहले तो यही दिया हुआ है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, इसका यूज क्या है, तो वो सब चीजें दी हुई हैं। ये मैं भी कराऊंगी, मैंने नोट्स हैं तो उसमें से आपको वो सफिशिएंट है। फिर ये वाला पोर्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो रेट, देखिए रेट बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्पीड, ये स्पीड ही है एक तरह से। अगर आप जर्नल लैंग्वेज में बात करेंगे ना, लेमन टर्म में, ये स्पीड है, लेकिन स्पीड की एक डायरेक्शन नहीं होती है। कोई बंदा मान लीजिए इस साइड जा रहा है, नॉर्थ टू वेस्ट जा रहा है, या फिर इधर को आ रहा है, मतलब किधर को भी जा रहा है, डायरेक्शन काउंट नहीं होती है स्पीड में, लेकिन जो रेट होता है उसमें डायरेक्शन काउंट होती है। और आपको पता है रिएक्शन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। रिएक्टेंट, अगर ये मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी आ सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी आ सकता है। तो इसलिए हम रेट यूज करते हैं, रेट, बिकॉज इट गिव्स स्पीड, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्पीड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताता है, तो इसका मतलब डायरेक्शन बताएगा। तो रेट में जो है ये सब चीजें हम देखेंगे। देन उसके बाद रेट जो है ना बेटा, दो तरीके से दिया जा सकता है। एक जो है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अगर आप डिफरेंशियल वर्ड देखें तो आप कहेंगे कि इसमें डिफरेंशिएशन है। अभी मैं पढ़ाऊंगी, ये तो अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। तो जो रेट है ना, वो दो चीजें हम करेंगे। एक तो वो डिफरेंशियल वाला है, और दूसरा करेंगे रेट लॉ। ठीक है, दो चीजें ही करनी है हमने। रेट को दो तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल वाला है, इसको भी बताएंगे। और एक है रेट लॉ। रेट लॉ के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल वाला है ना, इसको जो रेट लॉ होगा ना हमारा, उसके साथ जो है कंबाइन कर देंगे और एक नया लॉ आ जाएगा। मतलब एक नई एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्योंकि भाई है तो दोनों ही वैलिड है। तो इन दोनों को एक ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिनमें ये दोनों कंबाइन होंगे, वहां हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो वो भी बहुत सिंपल है, वो हम नोट्स आपको वो सफिशिएंट है। तो बाकी इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तो तीन ही चीजें हमने करनी है कि अर्हेनियस जो है बेटा वो कोर्स से कट चुका है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंस थी कि क्वालिटी, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी के हिसाब से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो वो हम इतना तो जानेंगे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, लेकिन हम ये नहीं जानेंगे, इक्वेशन नहीं पढ़नी है हमने, अर्हेनियस इक्वेशन या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कट चुके हैं। आपको बताते हैं कौन सा पोर्शन कट गया है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग, ये आपको देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। ये मॉलिकुलैरिटी है। उसके बाद यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। ये जो है इसमें से ये सूडो भी है हमारे कोर्स में। ये जो है यहाँ पे अब आप देखिए, रजनीश बेटा म्यूट करिए अपने आप को। तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे ये वाला पॉइंट कि अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो डबल हो जाता है, मतलब एक के होता है वो डबल हो जाता है। उसको हम आगे रीड करेंगे, पर ये जो इक्वेशन है ये हमारे कोर्स में नहीं है। या फिर इससे अगला वाला ये वाला जो पोर्शन है ये कट चुका है। मीन कौन से पेज से हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फ्रॉम पेज नंबर 111, 111 से लेके, तो बेटा ये पूरा यहां तक अगर आप देखें, ये पेज नंबर क्या है, 114, ये कट चुका है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट 2 लाइनों का है, तो मैं इसको पढ़ा दूंगी आपको, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। कोलिजन थ्योरी ये भी कट चुकी है। सबको समझ में आया कि क्या चीजें कट चुकी हैं। अर्हेनियस और ये जो कोलिजन थ्योरी लिखा हुआ है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड कोलिजन थ्योरी, ये कट चुकी है, इसको हम नहीं करेंगे। देन अब आते हैं इसके बैक के क्वेश्चन। तो ये भी, इसका ये वाला पोर्शन भी कट चुका है। इसके बैक के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने भी इंक्लूड किए हैं,
और इसके अंदर एक चीज और है, ये देखिए ये सारे जो बैक के रिएक्शन है ना 11th में जो है ना कई वो रेंडमली से दे रखे हैं, कुछ कंसेप्ट बेस है भी नहीं, लेकिन जो 12th है उसके पीछे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। इस वालों में भी ये देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस है ना ये वाले जो इस पेज के हैं ये सारे आएंगे। अब अर्हेनियस से रिलेटेड कौन सा है, शुरू के सारे हैं। अर्हेनियस से रिलेटेड अगर मैं देखूं इस वाले में नहीं है, मतलब यहां तक जो है अर्हेनियस से रिलेटेड नहीं है ये। अर्हेनियस से रिलेटेड आता है आपका 4.22, देन आता है आपका 4.23, उसके बाद आपका आता है, इसको देख लीजिएगा, देन हमारा आता है दिस वन 4.26, ऊपर वाले नहीं, ये दोनों ये कोर्स में है 24 एंड 25, 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, और ये आपका 29 है, 28 भी है, 29 भी है, नहीं 28 नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये लास्ट वाला भी नहीं है। इसके अंदर से ये हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 24 एंड 25 हैं। तो जो पीछे के क्वेश्चन है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसमें क्या नहीं है आपके कोर्स में। अगर किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो मेरे से पूछ ले, और बेटा साथ साथ में कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है ना, देखिए चाहे मैथ हो चाहे क्योंकि मैथ में भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचे आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनल पेपर के टाइम में मैक्सिमम टू, देखिए इसके जो शुरू के पेजेस है ना वो कुछ खास नहीं है मतलब, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो ये जो है ना ये इंटरेस्ट बनाने में काम आते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि एंड में ना हमारे पास एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस में होता था ना कि हम पढ़ाते थे, मैडम पढ़ाती हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं हमें इसका जवाब कभी नहीं मिलता था, स्पेशली मैथ के अंदर, क्योंकि जब यस मैम। यस ठीक मैम। है आपको भी पता है शुरू में मैं बहुत स्लो होती हूँ, शुरू में मैं बहुत स्लो होती हूँ, लेकिन उसके बाद क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन आपने देख इसका आंसर क्या है, या फिर उस टाइम ध्यान आता है ये भी पढ़ना था क्या। जैसे अभी मैंने YouTube पे वो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर के वो डाले थे, जो अभी डाली थी वीडियो, तो उसके अंदर जो है वो वाली बच्चे पढ़ते ही नहीं जो थ्योरेटिकल, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एफसीसी है उसी को सीसीपी भी बोलते हैं, और एचसीपी अलग होता है, दोनों ही क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन सीसीपी को ही एफसीसी बोलते हैं। सीसीपी और एफसीसी का और एचसीपी तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो जब वो आपने नहीं देखा बाद में पेपर में आ जाता है तो बोलते हैं कि ये तो हमने देखा नहीं, तो वो मैंने देखा है ना टाइमिंग, कुछ बच्चे देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं बिल्कुल भी, तो आप उसमें भी ध्यान दीजिए कि वो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है तभी बताई गई है। हाँ जी चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल देखिए काइनेटिक्स का मतलब अगर आप देखें इट इज रिलेटेड टू स्पीड या रेट। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड या उनके रेट को, और साथ ही साथ ये भी स्टडी करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन, जिनकी वजह से हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड या रेट को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, मैकेनिज्म बीच में नहीं दिया हुआ है लेकिन पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, क्योंकि ना आज से मेरे ख्याल से 2000 के कब कोर्स जब बदला था ना, तो ये जो चैप्टर है ना इसमें सरफेस एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर भी था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, जिन्होंने ये चैप्टर अगर कर लिया हो कहीं पे, लेकिन अगर नहीं समझ में आई तो जब दोबारा मैं इस बात पे आऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी।
तो पहले ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी चैप्टर था, और अगर आप देखें फिजिक्स में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक चैप्टर होगा, है कि नहीं है कि कट गया? मैम न्यूक्लियस, है। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो न्यूमेरिकल है ना, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो हाफ लाइफ पीरियड निकालने का, या फिर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन कितने देर बाद डिकम्पोज हो जाएगा मेरे पास, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कि मेरे पास ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो आधा कितना, मतलब वो हाफ लाइफ टाइम निकालिए कि पहले वो मैंने 20 ग्राम लिया था, वो 10 ग्राम कितने समय में हो जाएगा, उसे हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। तो वो काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पे हम स्पीड या रेट के बारे में पढ़ते हैं, या हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब जिस रास्ते के जरिए, मीन पहले मान लीजिए ए और बी, उन्होंने बनाना है सी और डी, पर रास्ते में ना एक इंटरमीडिएट बना, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट बने सी और डी। तो ये जो पूरा पाथ है ना, पाथ फॉलोड, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। अब ये कह रहे हैं केमिकल स्पीड के हिसाब से जो है 3 तरह के रिएक्शन थे, इनको सिर्फ रीड करना है अच्छे से। केमिकल स्पीड के हिसाब से 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होते हैं जो वेरी फास्ट होते हैं, या वेरी वेरी फास्ट भी होते हैं, जो जैसे ही आप दो चीजों को मिक्स करते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, आपको पता ही नहीं लगता, साइमन इंस्टेंटेनियसली जैसे ही दो रिएक्टेंट आपस में कांटेक्ट करते हैं, रिएक्शन झटपट हो जाते हैं, कि कोई टाइम नहीं लगता उन। और इसका एग्जांपल है आयनिक रिएक्शन। जैसे कि आप ये देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब आप HCl डालेंगे तो ये रिएक्शन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जैसे ही NaOH HCl के कांटेक्ट में आएगा उसी तरह इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और NaCl और वाटर बन जाएगा। अभी नीचे क्वेश्चन भी आएगा एक, कि जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं ना, आयनिक रिएक्शन कौन से होते हैं? जिनमें आयनिक कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं। अगर आप NaOH की बात करें, Na प्लस OH माइनस, जब आप NaOH को पानी में घोलते हैं ना, ये NaOH नहीं रहता, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ऐसी HCl को भी जब आप पानी में घोलते हैं, H प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। जब आयन्स अलग अलग होते हैं ना, इनको बोलते हैं डिसोसिएशन होना या आयोनाइजेशन। तो ये रिएक्शन जो होते हैं ना, ये वेरी फास्ट होते हैं। अभी नीचे क्वेश्चन आएगा कि भाई आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, उसको अभी आंसर करेंगे। कुछ रिएक्शन वेरी स्लो होते हैं, कुछ वेरी 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 स्लो भी होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो वो एक और कैटेगरी भी आ जाती है, पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना करिए कि भाई एक वेरी स्लो है और उसी में वेरी 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 स्लो भी हो सकते हैं। अब कोल की फॉर्मेशन, जब कोयला बनता है तो उसमें क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं कोयला बनने में, फटाफट कोयला नहीं बन रहा है, तो वो वेरी वेरी स्लो हो गया। या फिर एक वेरी स्लो में आ गया जिसको दिन या महीने लगते हैं, जैसे आप आयरन की रस्टिंग देखें, आयरन को जब जंग लगता है, ये नहीं कि आपने आयरन के ऊपर पानी डाल दिया और जंग लग जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। कई बार तो दिन लग जाते हैं अगर पानी ज्यादा है, जिस जगह पे आप आयरन रख दें, अगर पानी में ही रख दें, या फिर अगर जहां पे मॉइस्चर होगा, आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आयरन को पानी में नहीं रख रहे हैं, लेकिन वहां मॉइस्चर है, एयर भी है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे घर के दरवाजे हों, अगर मान लो पेंट नहीं हुए हैं, तो धीरे 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 रस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्लो रिएक्शंस है। फिर आते हैं हमारे ऐसे रिएक्शन जिनकी स्पीड ना ज्यादा स्लो होती है ना ज्यादा फास्ट होती है, मतलब इनको महीने या दिन तो नहीं लगते हैं, ये हो सकता है 15 मिनट लगे, आपने दो चीजों को घोला, 15 मिनट उनको लगे आपस में रिएक्ट होने में, या 20 मिनट लगे, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे लगे, मतलब पर दिन नहीं लगेंगे। ऐसे रिएक्शंस को ही हम लैब में पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे लैब में क्यों इनको रीड करते हैं, तो देखिए, जब मैं ये दो चीजों को, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एस्टर है, एस्टर किसे बोलते हैं, RCOOR डैश, इस वाले फॉर्मूला को एस्टर बोलते हैं। तो ये जो एस्टर्स होते हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। किसी को याद होगा एस्टर की हाइड्रोलिसिस आपने कौन सी क्लास में पढ़ी थी? 10th क्लास में।
10th में 10th में एस्टेरिफिकेशन। पढ़ी। यस मैम। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अगर आप एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करें इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, एसिड भी होता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है ये, तो आपका क्या बनता है, एस्टर बनता है। यहाँ पे ओ लिखना नहीं आ रहा मेरे स्क्रीन पे, तो ओ भी है, COOR, तो ये एस्टर बनता है। ये तो हो गया एस्टेरिफिकेशन। एक इससे उल्टा था, वो था स्पॉनिफिकेशन, उसमें एस्टर को दोबारा से एसिड या अल्कोहल में तोड़ देते हैं। ये सोप इंडस्ट्री में यूज होता है, उसमें NaOH का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस की है, मतलब एसिड के जरिए इसको एसिड और अल्कोहल में, ये एसिड है ये अल्कोहल है, इसमें तोड़ा है, तो एसिड का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए एसिड हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हाइड्रोलिसिस होता है ये मॉडरेट स्पीड का होता है। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ तो क्या कर सकते हैं, हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके हम हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, या जो भी टाइम हमने ड्यूरेशन डिसाइड की है उसमें हम निकाल सकते हैं कि हमारा एसिड कितना बन गया, मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद। तो हम ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं कि टाइम के साथ साथ एस्टर की कंसंट्रेशन किस तरह से घटी, या जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन किस तरह से आपकी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इनको स्टडी किया जाता है। तो ये अभी 12th में नहीं स्टडी करेंगे हम इनको, जब आप कॉलेज में जाएंगे एस्टेरिफिकेशन का एक जो एक्सपेरिमेंट आएगा जिसमें हम स्पीड पढ़ेंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर विद टाइम या प्रोडक्ट विद टाइम। तो ये आगे आएगा, अभी नहीं। अब मेन आता है, अभी मैंने आपको क्या कहा, देखिए अभी आपने एक चीज देखी, कुछ रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन थोड़े धीरे होते हैं, कुछ मॉडरेट स्पीड से होते हैं, और जो मान लीजिए जो फास्ट भी हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है जितने भी फास्ट रिएक्शन है सबकी स्पीड सेम हो। तो सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई जो रिएक्शंस होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, व्हाई इट इज डिफरेंट, वो अलग अलग क्यों होती है। यही दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि भाई सब रिएक्शंस की स्पीड जो है वो अलग अलग क्यों है। तो देखिए जब रिएक्शन होता है, तो जैसे मान लीजिए ए और बी, ये इनका रिएक्शन हुआ मान लीजिए किसी और के साथ, और एक ये कंपाउंड बन गया CD। देखिए क्या होता है रिएक्शन में, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ देखिए पुराना बॉन्ड किस किस के बीच में, HH के बीच में, यहाँ पे बॉन्ड क्या है, II, और जो प्रोडक्ट में बॉन्ड बन रहा है वो HI के बीच में बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस केस में जो पुराने बॉन्ड है वो टूटेंगे, ये पुराने बॉन्ड है ये टूट रहे हैं, और नए बॉन्ड क्या है, बन रहे हैं। और आपको पता है जब बॉन्ड टूटते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बिकॉज अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी हमें चाहिए, और जब बॉन्ड बनेगा भी तो अलग अलग एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि कुछ बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे, कुछ मुश्किल से टूटेंगे, और कुछ बॉन्ड जो बनेंगे वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको आप एक बार रीड कर लें, ये जो पॉइंट है ना, सॉरी ये वाला पॉइंट, इस वाले को रीड कर लीजिए फटाफट। तो इसमें अगर आप देखें क्या कह रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में वी हैव ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, and different bond require different amount of energy for breaking, and different energy is released when different new bonds are formed, therefore rate of different reaction is different। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, अब दूसरी, तो ये वाला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा इसका मतलब ये रेट डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के ऊपर। समझ आ गया कि कौन सा आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, रेट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये आगे फैक्टर अफेक्टिंग आएगा उसमें कराएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई आयनिक रिएक्शन जो होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा क्यों होती है।
क्योंकि आयनिक रिएक्शन में कोई बॉन्ड नहीं टूटता, वहां पे आयंस ऑलरेडी होते हैं प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बताया था NaOH, NaOH क्या होता है, जैसे ही पानी में घोलेंगे, ये प्लस है, सॉरी, Na के ऊपर प्लस चार्ज है एंड OH के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस चार्ज है। तो जैसे ही आप NaOH को पानी में घोलेंगे, उसके ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है। तो जब NaOH का रिएक्शन HCl के साथ होगा, HCl में भी आयंस प्रेजेंट है, तो कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं, सिर्फ बॉन्ड बनेंगे NaCl के बीच में और H2O बनेगा। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो आप इसको रीड कर लीजिए एक बारी प्लीज यहाँ पे, because they do not involve any breaking of bond as ions are already present in the aqueous solution. समझ आया इतना? यस मैम। अब मेन चैप्टर जहां से चालू होता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक बारी ये है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ any one of the reactants or products per unit time। मतलब टाइम के साथ साथ किसी भी एक रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकती हूं, किसी भी एक प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकती हूं मैं। क्या चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। अब आप कहेंगे इसे लिखते कैसे हैं, समझ नहीं आया, ठीक है अब बता रहे हैं इसको। मान लीजिए एक रिएक्शन है, सिंपल दिया है, अभी मैं आगे और भी कराऊंगी। सिंपल दिया है कि R रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। पहले मैंने रिएक्शन को स्टडी किया जब शुरू में टाइम था T1। T1 पे मैंने ये जो R है इसकी कंसंट्रेशन देखी कि T1 पे R की कंसंट्रेशन कितनी है, R1। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंसंट्रेशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन को लिखा जाता है। तो मान लीजिए जब टाइम T1 था शुरू में, मतलब 5 मिनट हो गए या 0 टाइम पे भी, तो R1 कंसंट्रेशन थी। और प्रोडक्ट कितने बने, मान लीजिए P1 बने। जब टाइम T2 हुआ कुछ देर बाद, R की कंसंट्रेशन और घट गई, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के साथ साथ घटेगी, R2 हो गई। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T2 पे, ये जो T2 है इस पे हो गई P2। तो अब आप देखेंगे टाइम में कितना फर्क आया, T2 माइनस, तो बेटा टाइम में कितना फर्क आया, ये देखिए T2 माइनस T1, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा T। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया होगा, डेल्टा R, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप डेल्टा R निकालेंगे तो क्या ये पॉजिटिव आएगा या ये नेगेटिव आएगा, मुझे सोच के बताइए। मैम नेगेटिव क्योंकि आएगा। यहाँ, नेगेटिव आएगा। ठीक है भावेश मुझे बताइए, ये अनुराग कह रहा है नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव? चलो मैं बता देती हूँ, नहीं समझ में आया। बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, घटती है। इसका मतलब ये जो R2 की वैल्यू आएगी ये कम आएगी या ज्यादा आएगी भावेश? कम आएगी। कम आएगी। तो कम में से अगर आप ज्यादा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज्यादा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। हाँ, मतलब अगर आप -2 में से, सॉरी -2 कह रही हूँ, मतलब आप 2 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आंसर -1 आएगा। तो मैं ये कह रही हूँ ये जो डेल्टा आ रहा है ना, ये माइनस आता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है। अच्छा प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में कितना चेंज आया, तो आप यहां देखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो डेल्टा पी है ये पॉजिटिव आया होगा या बेटा नेगेटिव आया होगा, ये आयुष मित्तल बताइए। बताइए आयुष मित्तल।
ये जो डेल्टा पी है ये कम आया होगा या ये पॉजिटिव आया होगा या नेगेटिव आया होगा, क्योंकि डेल्टा आर तो आ गया नेगेटिव। कोई और बताइए। अच्छा, लक्ष्य कोतवाल पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव आया, ये डेल्टा आर आया आपका नेगेटिव। अब मुझे रेट लिखना है, तो रेट क्या कहता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहले आप नीचे नहीं देखेंगे, जो मैं लिख रही हूं उसको देखेंगे, तो आपका जो रेट हो जाएगा, रेट जो है, रेट को आर से लिख रही हूं, स्मॉल आर से, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम चेंज। अब आप देखिए, जो रेट होता है ना, ये हमेशा ही एक पॉजिटिव टर्म होती है। आप कभी किसी की स्पीड माइनस कहते हो? किसी की स्पीड माइनस हो सकती है कभी? नहीं मैम। नो मैम। जीरो हो सकती है। जीरो का मतलब है वो चल नहीं रहा। माइनस कभी हो सकती है, या तो वो चल नहीं रहा होगा या वो चल रहा होगा। तो बेटा जो रेट होता है वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसलिए, लेकिन अगर आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करेंगे ना बेटा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो आपको पता है डेल्टा आर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू जब नेगेटिव होगी, मतलब आपको उसको आगे माइनस से इंटू करना पड़ेगा, ताकि आर क्या आ जाए आपका? पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं अगर रेट को प्रोडक्ट की टर्म में लिखूं, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा पी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहां पे मैं पॉजिटिव लिखूंगी। अब कोई बच्चा ये मुझसे बोलेगा, मैम डेल्टा में पॉजिटिव मत, यहाँ पे पॉजिटिव है, लिखने की क्या जरूरत है? पर मैं कह रही हूं आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव लिखें, क्योंकि ताकि आप जब लिखते होंगे ना, तो आपको ध्यान आ जाएगा, यहाँ ये रिएक्टेंट है तो नेगेटिव और प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव इंक्लूड किया, ताकि आपको जो है आदत पड़ जाए। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव साइन स्किप कर देते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख रहे होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आप क्यों लिख रहे हैं, और ये लिखना ही है, ये जानना है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। समझ में आ गया सबको ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ये क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, ये कह रहे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी यूनिट क्या होती है? हमें पता है रेट में क्या होता है, ऊपर आता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिवाइड बाय आता है नीचे टाइम। और कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं? मोल पर लीटर में। टाइम होता है सेकंड में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। गैस के केस में, जब हम गैस की बात करते हैं, एज अ रिएक्टेंट की बात करते हैं या प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो गैस के केस में मोल पर लीटर कंसंट्रेशन नहीं ली जाती है। गैस के केस में मोल पर लीटर की जगह पे प्रेशर यूज किया जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, बार भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है। तो गैस के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसकी यूनिट एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या बार पर सेकेंड या पास्कल पर सेकेंड की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, क्योंकि शुरू में अगर आपने यहीं पे समझना जरूरी है, आगे तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में, इसीलिए इसमें मैं टाइम ले रही हूं। जबकि आज हमने एक तरह से देखा जाए एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से, तो हमने सिर्फ एक इक्वेशन की है, वो भी इक्वेशन नहीं आएगी, उसकी एप्लीकेशन आएगी आगे। अब देखिए ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? इधर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इधर है टाइम। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे घट रही है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है। जब टाइम 0 था, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी? R0। याद रखिए